और अहम खबर, खेल मंत्री के साथ आज एक बार फिर से सुबह 8 बजे बैठक होगी, ऐसे सूत्र कह रहे हैं। दोबारा से बैठक होनी है। साथ ही साथ धरना भी अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया, धरना भी वापस नहीं लिया गया है। धरना इसी तरह से जारी रहेगा। लगभग 3.25 घंटे तक ये बैठक चली है। खेल मंत्री के साथ इन तमाम खिलाड़ियों की 10 बजे के करीब एक बैठक शुरू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा था, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और उनका कहना यही है कि आरोप सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे, तमाम सबूत उनके पास हैं। जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि खेल मंत्री के साथ आज फिर से सुबह 8 बजे बैठक होनी है और ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो बीजेपी ने शुरू किया है अपना मिशन साउथ। उत्तर में धाक जमाने के बाद अब बीजेपी का टारगेट दक्षिण में अपना विस्तार करने का है। पीएम मोदी कर्नाटक में थे, उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वैसे भी दक्षिण भारत की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए 2024 के लिए रणनीति भी अलग ही होगी। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी, तो आज वो मिशन साउथ पर निकल गए। मोदी कर्नाटक पहुंचे तो वहां की जनता को करीब 10,800 करोड़ रुपए के तोहफे की सौगात दी। वहीं डबल इंजन की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विरोधियों पर तंज करना भी नहीं भूले। डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। कर्नाटक उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने जहां किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता का ख्वाब देख रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जेडीएस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी से जारी करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का रुख किया, जहां वो जमकर गरजे। हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार से सत्ता को छीना है। 2 फाड़ में बढ़ चुकी शिवसेना की आपसी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंग के बीच मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जहां शिवसेना की सरकार है। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए नाक की लड़ाई माना जा रहा है। यही वजह है कि मोदी के महाराष्ट्र आने से पहले उद्धव वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में दौरे को लेकर तंज कसा गया। शिंदे गुट ने भी इसमें अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस गुट को निकल गई है, जैसे मगरमच्छ एक मेढक को निकल जाता है। बीजेपी नेताओं के कटआउट बाला साहब से भी बड़े हैं। खुद को बाला साहब की शिवसेना कहने वाले शिंदे इस पर चुप क्यों बैठे हैं? महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आपने शिवसेना को धोखा दिया था उस वक्त, तो हमको सरकार बनानी पड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बने। हिंदुत्व छोड़ना या और कोई बात नहीं थी उस वक्त। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही बंगाल के मिशन पर निकल गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना।
करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी है और सीना चोरी भी करनी। लोकसभा चुनाव में अब 398 दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है, जहां हर राज्य के लिए अलग रणनीति के साथ दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद की। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं, वो दरबार लगाते हैं, दरबार में मौजूद भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और ये दावा करते हैं कि उनका उपचार करने का बहुत जबरदस्त दावा है। इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर में अंधविश्वास फैलाने की शिकायत दर्ज कराई गई। कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही गई है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का कहना यह है कि सनातन धर्म के विरोधी उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। और तेज माल लगाई जाए और माल लगाओ इन प्रेतों को। ये है बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। अजीबोगरीब हरकतें, उटपटांग बातें, पूरे शरीर में उठा पटक करो, अनूठे दावे और अद्भुत सी लगने वाली सलाह। धीरेन्द्र शास्त्री हर वो हरकतें करते हैं जो उन्हें चर्चित कर सकती हैं। ऐसी ही हरकतों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री अब विवादों में फंस गए हैं। नया विवाद नागपुर से शुरू हुआ है। नागपुर में यह हंगामा तब हुआ था जब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक आयोजन किया। उस आयोजन में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक हंगामा करने लगे। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया था। कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन इसी बीच अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्शन में आ गई। पुलिस में शिकायत कर दी गई। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। जबकि महाराष्ट्र में शिकायत की गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। एक भक्त को पूछते, वीडियो में है, उनसे प्रसारित किए हुए वीडियो में है, उसमें वो पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। भक्त कहता है शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, बोलो माइक पर बोलो, हमने पहचाना कि नहीं तो सब तुम्हारे कान खोल देंगे, यानी धमकी भी देता है। बेचारा क्या करेगा, माइक पर बोलेगा महाराज ने पहचाना है। ये वीडियो में है। प्रेत बाधा बताई थी और बोला था पेशी करवाओ। धीरेन्द्र शास्त्री अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से इनकार करते हैं और साथ ही धमकी भी दे डालते हैं। सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे, ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान भक्त। बात नहीं, आप पूछो, प्रश्न पूछो। फैमिली हम हमारे भाई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर यूं तो सबसे ज्यादा आरोप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लगते हैं, लेकिन इनके विवाद कम नहीं है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री न्यूज चैनलों को धमकी देते नजर आ रहे थे। न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसके मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में कथा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब देश में घूम घूम कर कथा करने लगे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के कई ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें वो अंधविश्वास फैलाते नजर आते हैं। अब मम्मी एकदम मरणासन अवस्था में है। मैं 2 बार धाम पे आ चुकी हूँ। एक बार अर्जी मैंने लगाई थी, एक बार मम्मी को लेके आई थी। जी बहन। जिस दिन मम्मी को लाई थी उस दिन कुंडलिनी यज्ञ का पहला दिन था, तो आप मिल नहीं पाए थे, ना उन्हें दवाई मिली थी। ना हम मिल पाए ना दवाई मिली, मतलब हमसे आपकी बात नहीं हो पाई। आओ नजदीक। और कैंसर नामक रोग 4थी स्टेज पर पहुंच गया। जी। गंभीर हालत है माता जी की।
गंभीर हालत है, बहुत। खाने पीने व चलने में शिथिलता आ गई है उनके शरीर में। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए, डॉक्टर के हाथ से बाहर हो गई बात। जी जी ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से शून्य हो गई बात। सुनने सब में मना कर दिया। और गुरुजी उस घर में जिस दिन से हम आए हैं, आप वहाँ की मिट्टी ले आना, पहले माता जी के लिए काम करने दें। महामृत्युंजय का जाप। जी। बागेश्वर धाम के चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री खुद को भगवान तो नहीं कहते, लेकिन खुद को ईश्वर का दूत जरूर बताते हैं। वैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री अभी सिर्फ 27 साल के। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। 12वीं तक पढ़े लिखे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के महंत हैं। छतरपुर से लोकेश चौरसिया और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।